हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली जो बहुत ही टाइम से चला आ रहा है केयर एनर्जी और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट है। कई बार न्यूज़पेपर डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि उससे वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है। तो आई थॉट कि इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं जिससे कि बार बार इस पर्टिकुलर इशू को डिस्कस ना करना पड़े। अगर कोई नया डेवलपमेंट होता है तो आई विल ऐड दैट पर्टिकुलर डेवलपमेंट इनटू डेली न्यूज़ एनालिसिस। सो बेसिकली ये केयर एनर्जी और इंडियन गवर्नमेंट का डिस्प्यूट क्या है और क्यों ये डिस्प्यूट जनरेट हुआ और कब से जनरेट हुआ और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं केयर एनर्जी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। क्या ये डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया, क्या रिजॉल्व होगा, आगे आने वाले टाइम में कितना टाइम लगेगा। सो इन सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज़ पर आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप न्यूज़ एनालिसिस डेली फॉलो करते हैं तो आपको भी पता होगा कि केयर एनर्जी को लेकर के बहुत ज़्यादा न्यूज़ इस समय आ रही है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको अपने फॉरेन असेट्स पे विजिल रहने के लिए भी डायरेक्शंस दिए हैं। और रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी जहाँ पर केयर एनर्जी के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो भी हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलने गए थे इन ऑर्डर टू डिस्कस the out of court settlement of this particular dispute or the arbitration award। बेसिकली अभी recent जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो बेसिकली हेग में सिचुएटेड है, दिसंबर 2020 में पीसीए ने एक आर्बिट्रेशन अवार्ड या वर्डिक्ट दिया है जिसमें इंडिया को $1.2 बिलियन दैट इज रफली अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़ पे करने को डायरेक्ट किया है। किसको? केयर एनर्जी जो कि इंडिया में है। बेसिकली केयर एनर्जी की यूरोप बेस्ड कंपनी है जो ऑयल एक्सप्लोरेशन में के फील्ड में इंडिया में काम करती है और इंडिया में इनका अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। So the permanent court of arbitration had ruled that Indian government retrospective tax demand on Care Energy was in breach of the guarantee of fair and equitable treatment as per the India-UK bilateral treaty। जनरली होता क्या है, जितने भी जो कंट्रीज़ हैं डेवलपिंग कंट्रीज जो ट्रेडिंग पार्टनर्स होते हैं वो आपस में कई तरह की बाईलेटरल ट्रीटी साइन करते हैं, चाहे वो डाटा रिलेटेड हो, डबल टैक्स अवॉइडेंस रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट या टैक्सेशन रिलेटेड या इंफॉर्मेशन शेयरिंग से रिलेटेड, ताकि जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो फैसिलिटेट हो सके, कॉर्डली चल सके। क्योंकि जब ट्रेडिंग होगी, इन्वेस्टमेंट का फ्लो होगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में तो डेफिनेटली डिस्प्यूट अराइज होते हैं। तो उन डिस्प्यूट्स को कैसे रिजॉल्व करना है, क्या मैकेनिज्म होगा रिजॉल्व करने का, किस तरह से टैक्सेशन अप्लाई किया जाएगा, बहुत सारे नंबर ऑफ जो निटिग्रिटीज होते हैं वो इन पर्टिकुलर बायलैटरल ट्रीटीज में फाइनलाइज किए जाते हैं। तो पीसीए की जो रूलिंग आई है उसमें पीसीए ने क्लियर किया है कि इंडिया का जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स डिमांड है केयर एनर्जी से दैट इज एक्चुअली अगेंस्ट द इंडिया यूके bilateral treaty and it is violating or breaching the guarantee of fair and equitable treatment। तो अब ये डिस्प्यूट है क्या, एक्चुअली ये डिस्प्यूट क्यों अराइज हुआ और ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन इशू ये सब क्या होते हैं, तो बहुत जल्दी से समझ लेते हैं। बेसिकली आज से 15-16 साल पहले दैट इज इन फाइनेंशियल ईयर 2006 और 7 इंडिया में केयर एनर्जी आईपीओ इशू करने के लिए, पब्लिक होने के लिए उसने प्रोसेस शुरू की। तो अपना आईपीओ इशू करना चाहती थी केयर एनर्जी। तो उस आईपीओ इशू करने की प्रोसेस में बेसिकली केयर एनर्जी ने एक गेम किया इन ऑर्डर टू अवॉइड द टैक्सेशन, जस्ट सिंपल टैक्स अवॉइडेंस स्कीम जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट शिफ्टिंग या बेस इरोजन जैसे प्रैक्टिसेस। अब चूंकि आईपीओ इशू करना था केयर एनर्जी को तो इंडिया में प्रॉब्ली ज़्यादा टैक्स लगता है, कैपिटल गेन अगर वो इंडिया में दिखता तो उस पर ज़्यादा टैक्सेशन लगता। तो यूरोप बेस्ड केयर एनर्जी ने क्या किया कि उसने इंडिया में उसके जितने भी सब्सिडी थी, इंडिया में जितने भी शेयर्स थे, जितने भी असेट्स थे, उसको केयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड कंपनी को सेल कर दिया। कौन थी केयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड कंपनी? बेसिकली जर्सी में क्रिएट की हुई कंपनी क्रिएट की, आप कह सकते हैं शेल फर्म के फॉर्म में क्रिएट किया जिसको नाम दिया CIHL, केयर इंडिया होल्डिंग लिमिटेड। और इंडिया के जितने भी असेट थे, सब्सिडरीज थी उसकी, इंडिया में जो भी असेट थे वो ट्रांसफर कर दिए जर्सी बेस्ड कंपनी को और आईपीओ इंडिया में इशू कर दिया। और जब आईपीओ लॉन्च हो गया इसके बाद वापस से
CIHL के जो जितने भी शेयर्स थे वो CIL दैट इज केयर्न इंडिया लिमिटेड को फिर से ट्रांसफ़र कर दिए और IPO सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब इस प्रोसेस में इंडिया के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैं उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी एंड दे फाउंड दैट इन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस KNUK हैड मेड द कैपिटल गेन्स। ये जो प्रोसेस उन्होंने किया कि पहले के इंडिया के जितने भी असेट्स हैं इंडिया में उसको CIHL में ट्रांसफ़र कर दिया, फिर IPO लॉन्च किया, फिर IPO लॉन्च होने के बाद में CIHL के सारे फिर से असेट्स के CIL को ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में KNUK ने अच्छा खासा कैपिटल गेन अर्न किया और जब KNUK ने कैपिटल गेन किया है इंडिया से तो डेफिनेटली उसको उस कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ेगा, ऐसा टैक्स अथॉरिटीज़ ने कहा और उन्होंने इमीडिएटली CIL पर केएन एनर्जी पर 24,500 का टैक्स जो कि कैपिटल गेन कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया इम्पोज कर दिया। अब चूंकि ये डील पहले हो चुकी थी, IPO पहले आ चुका था और ये शिफ्टिंग असेट्स की और शेयर्स की ये प्रॉपरली हो चुकी थी, तो कंपनी ने इस पर्टिकुलर इंडियन लॉ को इस कैपिटल गेन को डिफरेंटली इंटरप्रेट किया। डेफिनेटली कोई भी इन्वेस्टर होगा, कोई भी कंपनी होगी तो वो अपनी जो उसी डेफिनेशन को चूज करेगी, उसी इंटरप्रिटेशन को चूज करेगी जो उसके बेनिफिट में होगी। एंड बाय its definition company has refused to pay this particular tax of 24,500 crore on their capital gain। उनका ये कहना था उन्होंने कोई कैपिटल गेन अर्न नहीं किया। एज पर दैट टाइम कंटेम्प्रेरी इंडियन टैक्सेशन लॉ देर इज नो सच टैक्स दैट इज एक्चुअली एप्लीकेबल ऑन दिस पर्टिकुलर कैपिटल गेन। अब चूंकि IT डिपार्टमेंट वाले तो मानने वाले नहीं थे तो इमीडिएटली केएन एनर्जी ने लिटिगेशन फाइल कर दिया इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में और साथ ही साथ दिल्ली हाई कोर्ट में। और जाहिर सी बात है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने जो भी वर्डिक्ट दिया वो इंडियन गवर्नमेंट के फेवर में वर्डिक्ट दिया एंड इट वाज अगेंस्ट द केएन एनर्जी। और जो दिल्ली हाई कोर्ट में केस था उसमें कोई भी जजमेंट नहीं आया था और उस पर जजमेंट अभी तक नहीं आया। अभी तक इंडिया का तो जुडिशरी सिस्टम हम सभी को पता है, इट्स स्टिल पेंडिंग। अब चूंकि इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने केएन एनर्जी के अगेंस्ट में वर्डिक्ट दिया था तो केएन एनर्जी को कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो गया था कि अगर वो इंडिया में किसी भी कोर्ट में या ट्रिब्यूनल में केस फाइल करेगी तो देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि वो पर्टिकुलर केस उसके अगेंस्ट में ही जाएगा। और मीनवाइल जो केस की प्रोसीडिंग्स चल रही थी उस ड्यूरेशन में भी जितने भी असेट्स थे, जो शेयर्स थे केएन एनर्जी के, वो सारे इंडिया में सीज कर दिए गए। वाइल केएन एनर्जी सोल्ड द मेजॉरिटी ऑफ इट्स India business Care India to the mining giant Vedanta in 2011. However, income tax authorities barred it from selling about 10%, citing that taxation issues are pending so that this particular selling or transfer of business cannot be completed. जितने भी approximate assets थे केएन एनर्जी के इंडिया में वो सब सीज कर दिए। The payment of dividend by KN India to KN Energy was also frozen because of this pending issue. तो केएन एनर्जी ने क्या किया, उसको कहीं ना कहीं से रियलाइज हो गया था कि जो भी केस इंडिया में कहीं भी किसी भी चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या किसी भी ट्रिब्यूनल में फाइल किया जाएगा, देयर आर मैक्सिमम चांसेस, लाइकलीहुड इज दैट वो भी पर्टिकुलर जो भी वर्डिक्ट आएगा वो केएन एनर्जी के अगेंस्ट में आएगा। और जो कि असेट सीज हो चुके थे केएन एनर्जी के इंडिया में तो उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था कंपनी को। तो कंपनी ने सीधे दरवाज़ा खटखटाया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो कि हेग में सिचुएटेड है। अब जैसे ही केएन एनर्जी ने PCA में केस फाइल किया तो बहुत सारे इश्यूज पॉपअप हुए कि क्या ये जो टैक्सेशन का इशू है दैट इज एक्चुअली द डोमेन ऑफ PCA। तो PCA ने उस पर एक अपना ओपिनियन रखा, अपना point of view रखा कि it is not only the taxation related issue, it is actually the investment related issue between the two countries, so it comes directly under the permanent court of arbitration domain and PCA is ready to hear this case। और हालांकि PCA एग्री तो कर गया था बट बहुत बार ये केस जो है वो 2015 में रजिस्टर्ड हुआ था और उसके बाद कई बार केस रीशेड्यूल हुआ। PCA ने बोला हम इस पर्टिकुलर डेट में हेयरिंग देंगे, उस पर्टिकुलर डेट में वर्डिक्ट देंगे। फाइनली ऐसा करते 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 दिसंबर 2020 में PCA ने अवार्ड दिया या वर्डिक्ट दिया दैट टैक्स डिमांड अगेंस्ट द क्लेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ असेसमेंट ईयर दैट इज financial year 2007-2008 is
inconsistent with the treaty, and the claimant are relieved from any obligation to pay it, and order the respondent, who is respondent, Indian government, to neutralize the continuing effect of the demand by permanently withdrawing the demand. 3 मेंबर के जो आर्बिट्रेशन पैनल था उसका ये जजमेंट आया. अपार्ट फ्रॉम दिस, ट्रिब्यूनल हैज ऑल्सो डायरेक्टेड द इंडिया that Indian government or India must not make any more attempt to recover this alleged tax liability or any interest or penalty arising from this alleged liability through any other means. मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से मना होगा तो आप कोई और तरीके से केयर एनर्जी से इस तरह की वसूली करें, ये भी इंडियन गवर्नमेंट नहीं करेगी. अब इंडिया के पास क्या पॉइंट्स है? इंडिया ने कहा क्लियरली कि इंडिया का जो टैक्सेशन लगाने की जो अथॉरिटी है, इंडिया सोवरेन कंट्री, बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन है और इंडिया की टैक्स लगाने की अथॉरिटी को कोई भी कोर्ट, कोई भी ट्रिब्यूनल, इंटरनेशनल फोरम चैलेंज नहीं कर सकता. हालांकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन है कि कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव लॉ अप्लाई नहीं होगा, बट दैट इज इन केस ऑफ क्रिमिनल. सिविल के केसेस में ऐसा कहीं पर भी मेंशन नहीं है. तो इट मीन्स सिविल के केसेस में जनरली गवर्नमेंट्स, इंडिया गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट, वो रेट्रोस्पेक्टिव लॉ ला सकती है. और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया ही ऐसा करती है रेट्रोस्पेक्टिव लॉ. लाते क्यों है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से? रेट्रोस्पेक्टिव मीन्स पिछली डेट्स के इफेक्ट से. ऐसा क्यों करते हैं? नंबर ऑफ टाइम्स से जब भी ऐसा देखती हैं अथॉरिटीज़ या इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट कि पहला जो टैक्सेशन सिस्टम था उसमें कोई एनॉमलीज है, कोई डिफॉल्ट्स रह गई हैं, कुछ कमियां रह गई हैं, तो उसको ओवरकम करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगाए जाते हैं. और वोडाफोन के साथ भी यही केस है जिसको फिर से इंडिया हार गया था. और ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही इस तरह के रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगते हैं इन केस ऑफ द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टैक्स. बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो लगाते हैं और इंटरनेशनल फोरम में जो कंट्री जितना पावरफुल है वो अपने ही अकॉर्डिंग वर्डिक्ट ले जाता है. लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स से हो सकता है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फायदा हो, टैक्स कलेक्शन, रिवेन्यू कलेक्शन होता है, बट जनरली ऐसा माना जाता है कि जितने भी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगते हैं स्पेशली फॉर कंपनी, फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उनका कंपनी पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है. कैसा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है? पिछले 10 साल से 12 साल पुराना टैक्स आप कंपनी से एक बार में मांग रहे हैं तो डेफिनेटली दे आर नॉट गोइंग टू पे इट, और दे आर नॉट एबल टू पे इट. उन्होंने उस तरह की प्लानिंग उसमें नहीं करी थी अपने अकाउंटिंग में, अपने फाइनेंशियल बुक में, तो वो जो एक्स्ट्रा बर्डन है वो कहाँ से पे करेंगे? तो डेफिनेटली दैट विल बी कंसीडर्ड एज देयर लॉस. अपार्ट फ्रॉम इट, जो इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होता है वो इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स में होता है. जो ऐसा कोई भी कंट्री जो जरा से 2-3 साल बाद, 4 साल बाद फिर से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगा रहा है, स्पेशली फॉरेन कंपनीज पर, फॉरेन इन्वेस्टर्स पर, तो होता है क्या है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर वो उस पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट करने से डरेगा, नहीं इन्वेस्ट करना चाहेगा. अगर मेरे पास पैसा हो, आज के टाइम में मुझे कहीं इन्वेस्ट करना हो, तो डेफिनेटली आई विल इन्वेस्ट इनटू दैट पर्टिकुलर टेरिटरी, दैट पर्टिकुलर इकोनॉमी, दैट पर्टिकुलर कंट्री वेयर माई मनी इज सेफ, वेयर आई हैव टू पे लेस टैक्स, वेयर देयर इज नो फेयर ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कि आज मैं 10 रुपये इन्वेस्ट कर रही हूँ इंडिया में, उस पर 1% टैक्स है और आगे आने वाले 2 सालों पर वही पिछला 2% टैक्स बना करके उसको फिर से मुझे पे करना पड़ेगा. तो दैट विल जनरली अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट सेंटीमेंट्स फॉर एनी कंट्री. और अगर इन्वेस्टर सेंटीमेंट्स अफेक्ट होते हैं तो एफडीआई का इनफ्लो आउटफ्लो दोनों ही अफेक्ट होता है. तो कोई भी कंट्री या गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि उसके यहाँ इन्वेस्टर सेंटीमेंट डिग्रेड हो या जो एफडीआई का इनफ्लो आउटफ्लो वो अफेक्ट करे बिकॉज ऑफ वन कंपनी रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स. बट चूंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व था कैपिटल गेन का, और अगर आप एक प्राइमा फेसी देखें तो कहीं ना कहीं कुछ जो लगता है कि केयर एनर्जी ने कुछ प्रॉफिट शिफ्टिंग या बेस इरोजन जैसी प्रैक्टिस अडॉप्ट करी थी जस्ट आईपीओ से पहले. और हालांकि पीसीए का जो अवार्ड आया है, जो पीसीए का आर्बिट्रेशन अवार्ड है, दैट इज अगेंस्ट इंडिया. नाउ व्हाट इंडिया विल डू? इंडिया के पास, इंडिया मीन्स इंडियन गवर्नमेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है? जैसा कि इंडिया ने क्रिटिसाइज किया और इंडिया ने कहा कि इंडिया विल फाइट और कंटेस्ट फॉर इट सोवरेन राइट टू टैक्स. नो फोरम कैन एक्चुअली स्नैच द सोवरेन राइट ऑफ इंडिया टू टैक्स वेदर इट इज रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोग्रेसिव. सो the appeal against the award is likely to be in the government in Netherlands, while India will contest its right to tax in the case filed by Cairn in US court to implement the award.
गवर्नमेंट का कहना है कि केयर इज कंडक्टिंग और कंडक्टेड द ट्रांजैक्शन थ्रू टैक्स हेवन टू अवॉइड द टैक्स। जो ये CHIL का ट्रांसफर हुआ जर्सी में, जो नई कंपनी शेल कंपनी बनाई गई, वो बेसिकली टैक्स अवॉइड करने के लिए, बेस इरोजन के लिए, प्रॉफिट शिफ्टिंग के लिए की गई थी। इसलिए केयर एनर्जी को इंडिया में टैक्स तो देना पड़ेगा। अब चूंकि PCA ने अवार्ड दिया इंडिया के अगेंस्ट में, तो अब इंडिया अब इसके बाद क्या डेवलपमेंट हुए, इंडिया ने क्रिटिसाइज किया और इंडिया ने कहा कि पहले वो अपने इंडियन गवर्नमेंट की पहले वो पूरे आर्बिट्रेशन अवार्ड को रीड करेंगे, और चांसेस इस बात के हैं कि इंडियन गवर्नमेंट में फर्दर कंटिन्यू, में फर्दर गो फॉर एनी अदर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, मोस्ट लाइकली जहां से इंडिया को फेवरेबल जजमेंट मिलते हैं, मे बी थर्ड पार्टी। इंडियन गवर्नमेंट फिलहाल के लिए $1.2 बिलियन जो उस पर इम्पोज करी गई है फी और फाइन, उसको पे करने के लिए रेडी नहीं है। और अब चूंकि केन एनर्जी के फेवर में अवार्ड हुआ है तो थोड़ा सा अपर हैंड में है। तो रिसेंटली जो CEO हैं केन एनर्जी के, वो हमारे यहाँ के फाइनेंस सेक्रेटरी से मिले थे और उस पर एक मीटिंग कंडक्ट हुई। हालांकि मीटिंग में कोई ऐसा पॉजिटिव रेजोल्यूशन तो निकल कर नहीं आया, बट गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर केन चाहता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो तो उनको इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग ही सेटलमेंट करना पड़ेगा। जो भी दोनों के बीच में सेटलमेंट होगा वो इंडियन लॉज के अकॉर्डिंग होगा। एंड गवर्नमेंट इज रेडी टू एक्सटेंड द विवाद से विश्वास स्कीम फॉर सेटलिंग दिस केन डिस्प्यूट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफर किया कि अगर केन एनर्जी चाहे तो विवाद से विश्वास स्कीम को या इसके थ्रू इस पर्टिकुलर डिस्प्यूट को, टैक्सेशन डिस्प्यूट को सेटल कर सकती है। हालांकि जो चीफ एग्जीक्यूटिव है मिस्टर साइमन थॉमसन, वो इस पर्टिकुलर विवाद से विश्वास स्कीम पर एग्री नहीं किया। अगर हम केन की बात करें तो केन इज प्लेइंग डबल गेम। एक तो यहाँ पर वो नेगोशिएशन कर रही है इंडियन गवर्नमेंट से, दूसरा उससे इमीडिएटली US में भी केस फाइल कर दिया है, जहां पर उसने US गवर्नमेंट से कहा है कि इंडिया गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया जाए कि जो भी उस पर आर्बिट्रेशन अवार्ड इम्पोज किया गया है $1.2 बिलियन का, वो उसको पे करे। तो यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं, वहां पर हम अब एक प्रॉपर वॉर की सिचुएशन तैयार कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफर किया कि विवाद से विश्वास स्कीम में अगर आप चाहें तो 50% जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है आपके टैक्स कैपिटल गेन का, उसका 50% पे करके और कुछ फाइन है, कुछ पेनाल्टीज पे करके वी कैन सेटल दिस डिस्प्यूट। बट एक्सपर्ट्स का कहना है क्योंकि केयर एनर्जी ने ऑलरेडी एक अवार्ड वन किया है जहां पर इंडियन गवर्नमेंट को $1.2 बिलियन पे करना है, तो डेफिनेटली केयर विल नॉट बी एग्री फॉर दिस सेटलमेंट रूट। और जिसके बाद केयर मूव्स टू US कोर्ट टू अटैच ऑल द AI assets ऑफ इंडिया गवर्नमेंट। एयर इंडिया के जो भी असेट्स हैं उनको भी सीज करने को बोला। अपार्ट फ्रॉम इट, केन ऑल्सो सेज दैट इट इज टेकिंग each and every action to access the value of $1.2 billion arbitration award against India. तो बेसिकली 9 jurisdictions such as US, UK, France, Netherlands, सिंगापुर, कनाडा, इन सारे जुरिडिक्शंस में केयर ने स्टेप्स लिए हैं इंडिया के असेट्स को रिकॉग्नाइज, कितने इंडिया के सॉवरेन असेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, जिससे कि जो आर्बिट्रेशन अवार्ड है $1.2 बिलियन का, उसको एक्सेस कर सके, उस आर्बिट्रेशन को या उस फाइन को, उस इम्पोज जो हुआ है इंडियन गवर्नमेंट पर, उसको वसूल कर सके। तो बेसिकली 9 जुरिडिक्शंस में जो इंडियन गवर्नमेंट के असेट्स हैं, सोवरेन असेट्स हैं, उनकी वैल्यू को टैप करने की कोशिश करी है केन एनर्जी ने। इंडियन गवर्नमेंट का क्या साइड है? इंडियन गवर्नमेंट ने सीधे वार्न कर दिया है, गवर्नमेंट आस्क ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स टू प्रोटेक्ट देयर डॉलर असेट्स ऑन Cairn concern. Apart from that, Finance Ministry also asked the PSU banks to keep high vigil on any attempt to seize the fund by Cairn Energy. तो जितने भी फॉरेन असेट्स हैं आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स के या जितनी भी कंपनीज के बाहर हैं इंडिया में, इंडियन कंपनीज के, तो गवर्नमेंट ने वार्न कर दिया है कि अपने अपने असेट्स पर हाई विजिल रखिए और कोई भी ऐसा आपको लगता है एक्शन केयर एनर्जी लेने वाली है इन ऑर्डर टू सीज द असेट फॉर रिकवरिंग दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ आर्बिट्रेशन अवार्ड, इमीडिएटली टेक द steps. Why? Because Cairn had previously stated that it can seize the Indian assets abroad if it is not paid $1.2 billion plus interest and costs that an international arbitration panel had awarded against the levy of retrospective tax.
और गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, बैंक्स को भी डायरेक्ट कर दिया और बैंक्स को भी डायरेक्शंस दिए हैं कि कोई भी फर्दर एसेट्स जो है डॉलर में आप ऑफशोर अकाउंट्स में अभी फ़िलहाल के लिए एक्सपोजर कम करिए अपना ऑफशोर अकाउंट्स में, क्योंकि केयर्न इज़ एक्चुअली लुकिंग फॉर सीजिंग द इंडियन एसेट्स। तो अभी के लिए ये जो रीसेंट डेवलपमेंट है वो यही है, इंडियन जितने भी बैंक्स हैं उनको वार्न कर दिया गया है, एंड केयर इज प्लेइंग ऑल सॉर्ट ऑफ गेम्स एंड अडॉप्टिंग ऑल सॉर्ट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन इन ऑर्डर टू रिकवर दिस अमाउंट ऑफ arbitration award. तो अभी तक तो केन एनर्जी is on upper hand. Let's see whether this particular dispute will get resolved in future or not. और as per me अभी तो बहुत recent तो नहीं लग रहा कि dispute resolve होने वाला है, क्योंकि दोनों ही पार्टीज जो हैं वो किसी भी फॉर्म में डाउन नहीं होने वाली। और एक्सपर्ट का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट अननेसेसरी वोडाफोन केस में और केन एनर्जी के केस में अपनी इमेज इंटरनेशनल फोरम में इंटरनेशनल लेवल पे खराब कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर केन एनर्जी एंड इंडियन गवर्नमेंट डिस्प्यूट. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook, Instagram. And if you have any query and suggestion, write down comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.